नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एक एसआईटी का गठन कर लिया है जो कि सागर जिले के मान सिंह पटेल को ढूंढने की कोशिश करेगी। मान सिंह पटेल साल 2016 से लापता हैं और आपको बता दें कि लापता होने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी गोविंद सिंह राजपूत के साथ ज़मीनी विवाद है। उनकी ज़मीन को गोविंद सिंह राजपूत ने हड़प लिया है और उनकी जान को खतरा भी है। और इसके कुछ ही दिन बाद, इस शिकायत को करने के कुछ ही दिन बाद वो लापता हो गए और उनके लापता होने के एक दिन बाद उनके बेटे सीताराम पटेल सागर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर गए और वहां पर उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत व अन्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि उनके पिता का अपहरण हो गया है। पुलिस ने अपहरण का केस तो दर्ज नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और तब से लेकर अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि मान सिंह पटेल कहाँ चले गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां पर भी सीताराम पटेल जो है अपने कही हुई बात से वापस हट गए, पीछे हट गए, जिसके बाद ओबीसी महापंचायत या ओबीसी महासभा इस मामले में कूदी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को परस्यू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि एक ऐसी एसआईटी का गठन करें जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर हों, जिसकी अध्यक्षता आईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर करें। लेकिन विशेष बात यह कि ये तीनों आईपीएस ऑफिसर्स मध्य प्रदेश काडर के तो हों, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका जन्म ना हुआ हो। तो ऐसे 3 आईपीएस ऑफिसर्स को ढूंढकर डीजीपी ने एसआईटी का गठन कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये एसआईटी जो है ये मान सिंह पटेल को ढूंढने में कामयाब होगी? क्या ये एसआईटी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हट करके काम कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले जो मध्य प्रदेश पुलिस ने एसआईटी बनाई थी उसके ऊपर अच्छा खासा पॉलिटिकल दबाव था, ऐसा देखने में आया है। और कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति को जो कि खुद को भिखारी बताता था, उसको पकड़कर भी पुलिस ने खूब हल्ला मचाया कि मान सिंह मिल गया है, लेकिन वो अंततः मान सिंह नहीं था। और एक जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्यों लगता है इतने गंभीर और सीरियस मैटर्स पर? क्यों सरकार खुद कदम नहीं उठा सकती जिससे जो पीड़ित पक्ष है उनमें भी कॉन्फिडेंस जागृत हो? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों? और शुरुआत तो आखिरी वाले सवाल से ही की जानी चाहिए कि आखिरकार सरकारें इतने थिक स्किन्ड क्यों हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी प्रदर्शन हो जाए, बाप बेटा रिश्तेदार जो जहां मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी दरवाजे को खड़का लें, सरकार जो है हिलने को तैयार नहीं है। एक्शन में तभी आती है जब कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। निचली अदालतों को तो चैलेंज किया जाता है। हेमंत जी, ऐसा लगता है कि सरकारें जो हैं, चाहे दल कोई हो जी, बहुत मोटी चमड़ी की हो गई है। वो मनमानी करना चाहती हैं। उन्होंने जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो हमारे देश का संविधान है, जो उसकी मूल भावना है, उसके साथ खिलवाड़ वो खुलेआम कर रहे हैं। आज के अखबारों में देखिए खबर छपी है, कलकत्ते का मामला हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है। हरियाणा पे किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा के, उनको उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है। मध्य प्रदेश के लेकर के एक मामले में जिसमें कि सरकार को फैसला कर लेना चाहिए था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन आया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई काम ये नौकरशाही के राजनेता करते क्यों नहीं? आईएएस अफसर कहते हैं कि आईएएस अफसर देश चलाते हैं। इनमें क्या समस्या आ जाती है कि जब तक कोर्ट का डंडा नहीं आया तब तक ये काम नहीं करते? पूरे देश में ये स्थिति है। हर मामले में इन वजहों के चलते कि कोई इश्यू जिसको फैसला सरकार को करना चाहिए वो कोर्ट में पहुंच रहा है, कोर्ट का टाइम जाया हो रहा है, तो इसके चलते वो मुद्दे जो आम आदमी के जेन्युइन मुद्दे वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट का टाइम इन पे गया। जो एक नॉर्मल केस पड़े हैं वो बरसों बरस करोड़ों मामले तो वैसे ही लगे। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि कोर्ट का इंटरवेंशन के बगैर तो कोई चीज हिलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के इस वाले मामले की अगर हम बात करें, मान सिंह पटेल की गुमशुदगी की, इसमें भी जो आरोपी जिस पे आरोप लगा है
वो पक्ष जानता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ना हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसलिए बिगड़ा भी नहीं। 8 साल हो गए भाई। मैं आपसे सवाल पूछना, हर लेवल पे ये बात उठी है। तो मेरा सवाल यह है कि जब ये आरोपी पक्ष ये जानता है तो उसने ये कोशिश भी की कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ना पहुंचे, अगर पहुंचे भी तो वहां पर सीताराम पटेल ने जो हेबस कॉर्पस की जो पिटीशन लगाई थी उसमें उन्होंने विड्रॉ करवा दिया, अपना पक्ष बदलवा दिया, तरह तरह के दबाव थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई थी, वहां पे मानसिंह पटेल के भाई को ले आए और कहा कि वो तो एक फकीर किस्म का आदमी है, कभी भी चला जाता है आ जाता है। तो इन तमाम बातों को अगर ओबीसी महापंचायत जो है अगर नहीं लेके जाती तो ये मामला कभी उठता ही नहीं। और जब ओबीसी के लोग गए तो उन्होंने ये कहा कि इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और हर तरीके पे वहां पे काउंटर एफिडेविट्स दिए गए सरकार की तरफ से कि ये नहीं जाना चाहिए। तो हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ना होता, लेकिन वो अल्टीमेटली हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जस्टिस होगा? हेमंत जी, जितनी बात जो आपने कही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 8 साल हो गए, 8 साल में, और संयोग ये है कि मुख्यमंत्री कौन था? जी, मुख्यमंत्री थे ओबीसी शिवराज सिंह चौहान। आज मुख्यमंत्री कौन है? ओबीसी मोहन यादव। बीच में कमलनाथ आए 1.25 साल के लिए। उस दौर में सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन पर आरोप है वो गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ की सरकार में भी मंत्री थे, उससे पहले विधायक थे और अब बीजेपी की सरकार में भी मंत्री हैं। जब उन पर आरोप लगा, और एक आरोप नहीं लगा उन पर, और सागर जिले में एक मंत्री पर आरोप नहीं लगा, एक पूरा दलित परिवार खत्म हुआ, वो दूसरे मंत्री पर आरोप है, कुछ नहीं हुआ। वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गए थे अभी कुछ दिन पहले, वो लड़की संदिग्ध परिस्थिति में मरी, उसके चाचा का मर्डर हुआ, और अभी रक्षाबंधन पर दिग्विजय सिंह भी उसके घर गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी ताकत लगाई इस मामले को रोकने को, आप और हम देख रहे हैं। पहले मानसिंह पटेल का जो मुकदमा शुरू हुआ, उसका लड़का जो सीताराम पटेल है उसको झूठा बताया गया, उसके बाद फिर उसको दबाव डाल के वो विड्रॉ हो गया, उसको ले आए, उसको आगे कर दिया। फिर ओबीसी महासभा पर ही औचित्य लगा दिया कि भाई ये कौन, सरकार भी उधर ही खड़ी हो गई, और मंत्री महोदय जो उनके भाई, उनका पूरा परिवार। एक मामला नहीं है, गोविंद सिंह राजपूत पर एक मंदिर की जमीन हथियाने का आरोप लग चुका है, दलितों के मकान गिरवाने का आरोप लग चुका है, दहेज लेने का, और बुढ़ापे में दहेज पाने वाले एकमात्र राजनेता होंगे भारत में। तो ये सब चीजों के बाद दुर्भाग्य ये है कि सरकार में उन्हें लगातार जगह मिल रही है। चलिए 2020 में तो 18 में जब सरकार बनी थी तब वो जिस कोटे से आते थे, वो कांग्रेस में कोटे होते थे, वही कोटा बीजेपी में आ गया। और खुद को ओबीसी कुर्मी कहने वाले उनके नेता, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि एक ओबीसी की न सिर्फ जमीन गई है, जान भी गई है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी। इतने दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है कि इसकी जांच करो, और सुप्रीम कोर्ट को ये पता लग गया है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के जो पैदाइशी पुलिस वाले हैं, उनकी न तो नीयत ठीक है, न उनकी नीति ठीक है, न उनकी कार्यशैली ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा। लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये उम्मीद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट की उम्मीदों के अनुसार नतीजा आ जाएगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा सर, आपने तो बहुत लंबे समय तक क्राइम भी देखा है, आप देखते रहे यहाँ पे भी, दिल्ली में भी, पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एसआईटी का क्या फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी 8 साल से गायब है तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो ढूंढ के ले आएंगे, या कोई कहीं जाएंगे तो वो मिल जाएगा, मिलना तो है ही नहीं। पता जो आदमी 8 साल से नहीं मिला, वो अब क्या ये 3 आईपीएस ऑफिसर्स ढूंढ के लाएंगे? तो इनका कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए? देखिए, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए? लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मुझे लगता है जो करना चाहिए वो ये है कि जो उसका परिवार, मान सिंह के बेटे ने जो आरोप लगाया था कि मेरे बाप की हत्या कर दी गई, जो डे 1 आरोप, पहले दिन आरोप लगा था, पुलिस इस एसआईटी को, ये तीनों जो अधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर संतोष सिंह को जब वो एसपी थे तब जानता हूं, बाकी बहुत अच्छे ही होंगे, आईपीएस बने हैं, बाहर से आए हैं। तो ये इन्हें ये पता करना है कि देखिए, ये तो संभव नहीं है कि मानसिंह पटेल अब जिंदा मिले, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो 8 साल में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आ जाता, अगर आता जाता रहता तो अब क्यों नहीं आए? इन्हें जो मिसिंग कंप्लेंट को एफआईआर के लिए कोर्ट ने कहा है, उस एफआईआर को आधार मानकर ये मान के जांच करनी चाहिए कि उसका मर्डर किसने किया। अच्छा, वो मिसिंग नहीं है,
मिसिंग कंप्लेंट तो पुलिस ने बनाई, उसके बेटे ने जो कंप्लेंट दी थी वो ये थी कि मेरे बाप की हत्या कर दी गई, 2.5 एकड़ जमीन ले ली, वो मंत्री के कब्जे में है और मंत्री बाद में राजस्व मंत्री भी रहे, बहुत सारी जमीनों का खेला हुआ है। तो खेल सबसे बड़ी इस बात जांच का मुद्दा यह है कि उसको मान सिंह को कब किसने कैसे मारा। अच्छा सर, क्योंकि ये मतलब बहुत गंभीर मामला है और संभवतः इसमें हत्या भी हो सकती है, और क्योंकि आरोपी जो है मंत्री हैं, इसमें मंत्री पे आरोप लगा था और पहला जो आरोप लगा था वो भी उसी पर लगा था, और जिस दिन गुम हुए थे उसके बाद एकदम जो शिकायत हुई थी उसमें भी यही बेटे ने आरोप था। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कोलकाता में भी इतना संगीन मामला हुआ है, अभी पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की बात आ रही है और उनको उनकी सहमति ली जा रही है जिन पे शक है, तो क्या यहाँ पर भी इस तरह का कोई टेस्ट होना चाहिए? नहीं, मैं वही आपने सवाल उठा लिया, मैं यही कहने जा रहा था कि इन तीनों पुलिस अफसरों को, वो आईपीएस हैं, डायरेक्ट आईपीएस हैं और बहुत अच्छे काम किए इन्होंने मध्य प्रदेश में, इनको सबसे पहले मंत्री जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मंत्री जी का आरोप है कि उसका बेटा सीताराम झूठ बोल रहा है, हालांकि सीताराम ने झूठ बोला भी है कि पहले उसने कहा मेरा बाप मार दिया इन्होंने, उसके बाद वो फिर उल्टा हो गया, किसके दबाव में आया ये भी जांच होनी चाहिए कि बाप की मौत पर लड़का बेटा पलटा कैसे। तो दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, आरोप लगाने वाले सीताराम का भी और मंत्री महोदय का भी, क्योंकि उनके परिवार ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में आके की थी, उनके भाई उनके साथ बैठा, वो मान सिंह पटेल का जो भाई था वो कह रहा वो बाबा हो गए, और वही नौटंकी करने के लिए एक भिखारी को पकड़ के खड़ा कर दिया कि वो कबाड़ी है, उसके साथ ये तो ये सबसे पहली चीज ये है कि मंत्री महोदय और सीताराम दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर सीताराम झूठ बोल रहा है, अगर उसने गलत किया है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मंत्री जी तो आरोपी हैं ही। अच्छा सर, अगर मंत्री जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है, करना है, तो मेरा एक सवाल जो है कि क्योंकि भाई वो एक पब्लिक मतलब मंत्री बने हैं, क्या उनको उस पोस्ट पर, उस पद पर बने रहना चाहिए जब तक इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है? अगर एसआईटी उनसे पूछताछ करती है, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की बात करती है, तो क्या उस परिस्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए? मेरा ये कहना है इस्तीफे की बात ही नहीं है, ही शुड बी सैक्ड, बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से, क्योंकि आरोप अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जांच के ऑर्डर दिए हैं एसआईटी, तो प्राइमा फेसी तो ये मान लिया है कि गड़बड़ हुई है और आरोप उन पर है। भाई सुप्रीम कोर्ट अपना कीमती समय निकालकर इतने दबाव के बाद इतना इन्होंने उसके बेटे को ओबीसी महासभा और कई लोगों पर झूठे मुकदमे लगे, अभी भी किसी को जमानत मिली है, मतलब कहां से क्या नहीं किया, मीडिया को धमकाया वो हम लोगों ने देखा, और अभी ऑर्डर आने के साथ ही मंत्री ने खुद को क्लीन चिट दे दी, बोले मेरा नाम नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि उनका पक्ष नहीं सुना है उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कंप्लेंट ये है कि मान सिंह पटेल का मर्डर हुआ है, तो मिसिंग कंप्लेंट की वजह से एफआईआर में दर्ज करो, तो जब वो एफआईआर होगी तो आरोपी कौन होगा? आरोपी गोविंद राजपूत होंगे, क्योंकि जमीन का विवाद इनसे था। तो फिर उसके बाद बचता क्या? उसके बाद तो अच्छा फिर सर, फिर हम आ गए हैं घूम फिर के वही सवाल पे जो सबसे पहला सवाल था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और जब मंत्री महोदय इसमें आरोपी हैं, सबको मालूम है, दिख रहा है, आप भी कह रहे हैं, तो फिर ये सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्यों बैक कर रही है मंत्री गोविंद सिंह को इस तरह से? देखिए हेमंत जी, अब बीजेपी जो है वो उसका चरित्र बदल गया है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है उसमें आरोप होना, अब उन्हें वो लगता है जैसे अब आप याद करिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो खुलेआम आरोप लगे, लेकिन ना उन्होंने हटाया, मजबूरी में उनके बेटे को टिकट दे दिया, मतलब उनसे हट नहीं पाए। तो ये एक अलग तरह की राजनीतिक जिसको कहते हैं कि जिद, क्योंकि नैतिक रूप से तो पहले ऐसे कई लोग हैं मंत्रिमंडल में भी, केंद्र के मंत्रिमंडल में भी और राज्य के मंत्रिमंडल में भी। आप याद करिए पिछले सरकार में टेनी, अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने मर्डर किए, गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। तो वही चीज चली आ रही है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने आके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और प्राइम सबसे मलाईदार पदों पर रहे हैं।
बाहुबली भी हैं, सागर में इनकी ताकत सब जानते हैं। सागर की बात जब भी आती है तो दो लोगों के नाम आते हैं। एक तो इस वक्त मंत्री नहीं है, लेकिन वो दलित परिवार का खत्म करने वाले, वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी बात खुद दिग्विजय सिंह ने कई बार कही और मोहन यादव वहां गए थे। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है कि नजरिया बदल गया है, नैतिकता खत्म हो गई है, सामाजिक दबाव कि कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं बचा है, और बातें खड़े होकर डंके की चोट पे झूठ बोल वाले नेताओं की सदारत में जो दल चलता है, जो पार्टी चलती है, उससे ये उम्मीद करिए ही मत। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि छोटी छोटी दुर्घटनाओं पे मंत्रियों की कुर्सी दिल्ली और केंद्र और उसमें जाती थी। यहाँ रेल की दुर्घटनाएं 10-12 हो गई पिछले दिनों में, मंत्री जी जहां के तहां। तो मोदी जी जो कर रहे हैं उस लाइन पर नैतिकता जैसी कोई बात नहीं है। अब होना यह चाहिए था, जब पहली बार आरोप लगा था उसी वक्त कहते थैंक यू, आप तब तक मंत्री नहीं रहेंगे जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। तो जांच ही नहीं कराई तो फिर क्या होता। तो ये तो शायद एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा हो जाएगा कि सरकार जो है मंत्री को सैक करेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मिसिंग कंप्लेंट पुलिस ने दर्ज की थी उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। और जो पहली शिकायत की थी मानसिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल में, उसने मंत्री का नाम लिया था और मानसिंह पटेल अपनी मतलब गुम होने से कुछ दिन पहले, लापता होने से कुछ दिन पहले मंत्री के खिलाफ शिकायत कर चुके थे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी लगातार मंत्री को बचाया है। आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये जो एसआईटी बनी है 3 आईपीएस ऑफिसर्स की, जो मध्य प्रदेश काडर के तो हैं लेकिन मध्य प्रदेश में जन्मे नहीं है, क्या ये मानसिंह पटेल को कहीं से ढूंढ कर ला पाएंगे? और यदि ला पाते हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि इतने साल तक, 8 साल तक मानसिंह पटेल कहाँ रहे, किसने उनको शरण दी, क्या उन्होंने खाया। और यदि वो नहीं ला पाते हैं तो क्या ये गुमशुदगी का केस हत्या के केस में कन्वर्ट होगा, और यदि हत्या के केस में कन्वर्ट हुआ तो कौन इसका आरोपी होगा, और क्या उस आरोपी को जो हत्या के केस में सजा मिलती है वो सजा मिलेगी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।